हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। और कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे हो। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए सभी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूं, जिसमें आपकी लगभग मैंने फसलें जो है वो करवा दी हैं और एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट भी चल रहा है। और ये क्या है, जो बीज प्रौद्योगिकी यानी सीड टेक्नोलॉजी की फर्स्ट क्लास है। और आपके सुपरवाइज़र में जितना कोर्स है ना सीड टेक्नोलॉजी यानी बीज प्रौद्योगिकी का, तो वो 2 क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ये आपकी फर्स्ट क्लास है और इसके बाद एक इसका सेकंड पार्ट और है जो मैं कल आपको दे दूंगी। तो ये क्लासेस जो हैं ये लाइव क्लासेस हैं, इनमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। तो ये जो क्लास है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगी, बिकॉज नोट्स दोनों ही लैंग्वेज में है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चलते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीज प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी सीड टेक्नोलॉजी है क्या। हमने नाम सुन लिया सीड टेक्नोलॉजी, बट व्हाट इज सीड टेक्नोलॉजी, यानी कि बीज प्रौद्योगिकी क्या है। तो बीज प्रौद्योगिकी से बीजों की आनुवांशिक भौतिक विशेषताओं में सुधार किया जाता है। इसके अंतर्गत पौधों की नई प्रजातियों का विकास, बीज का उत्पादन, मूल्यांकन, संग्रहण और प्रमाणित किया जाता है। यानी कि सीड टेक्नोलॉजी जो है ना, उसके अंदर क्या किया जाता है, ये एग्रोनॉमी की तरह ही एक ब्रांच है। जैसे सस्य विज्ञान है, तो सस्य विज्ञान कोई हमसे पूछ ले कि क्या होता है सस्य विज्ञान में, तो सस्य विज्ञान में क्या होता है, जो फसलें हैं, खाद्य फसलें हैं, ऑयल वाली फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, फोडर क्रॉप हैं, उन सभी की स्टडी की जाती है, उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है कि उन क्रॉप को कैसी क्लाइमेट में ग्रो करें कि हमें प्रोडक्शन अच्छे से मिले, कैसी जलवायु में रखना चाहिए, उनकी बीज दर कितनी रखते हैं, उनकी जो नई नई किस्में निकाली जाती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर हम पढ़ते हैं जो फ्रूट क्रॉप है, यानी कि जो फल है, सब्जियां, और जो पुष्प विज्ञान है यानी जो फ्लोरिकल्चर है, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार से बीज प्रौद्योगिकी में क्या होता है कि बीज जो है उसके बारे में पूरी स्टडी की जाती है कि जो बीज है, जो हम मार्केट से बीज लेके आते हैं बुआई के लिए, उसके सर्टिफिकेशन वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में क्या स्टडी की जाती है। ठीक है, तो इसकी 2 डेफिनेशन है, 2 परिभाषाएं हैं। अगर हम एग्रोनॉमिकली यानी देसी रूप से देखें कि कोई हमसे पूछे कि बीज क्या है, तो हम ऐसे बताएंगे कि किसी भी फसल का वह भाग जिससे कि प्रजनक यानी कि प्रोपेग्यूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसे बीज कहते हैं। यानी कि कोई भी फसल है उसका वो भाग जिससे कि नया पौधा बन सके, ठीक है, जिससे नया पौधा बन सके, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे बीज बोला जाता है। चाहे वो कोई भी प्लांट की रूट हो या फिर कोई भी प्लांट का तना हो, उसे हम सीड ही बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि जो जैसे गेहूं का बीज है वैसा बीज होगा तो ही हम उसे बीज बोलेंगे, नहीं। यानी कि एक ऐसा भाग प्लांट का जिससे कि नया पौधा बन सके, उसे हम क्या बोलेंगे, बीज। ये तो है जो देसी लैंग्वेज में अगर हम इसकी डेफिनेशन दें कि बीज क्या है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इसकी जो डेफिनेशन है साइंटिफिकली रूप से देखें तो बीज जो है, जो सीड जो है, वो एक निषेचित बीजांड यानी कि फर्टिलाइज ओव्यूल होता है। और ये जो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है ना, निषेचित बीजांड होता है, इसमें एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड कोट पाया जाता है और इसमें जर्मिनेशन की क्षमता होती है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा फर्टिलाइज ओव्यूल जो कि क्या करे, नए प्लांट को जनरेट कर सके, नए प्लांट को उत्पन्न करने की कैपेसिटी रखे। ठीक है, उसी फर्टाइल ओव्यूल को क्या बोलते हैं, उसी निषेचित बीजांड को हम क्या बोलते हैं, बीज बोला जाता है। ओके, ये बाहर वाला हिस्सा जो इसका है ये क्या है, सीड कोट है, और ये वाला रहा एम्ब्रियो। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि जो गुण वाले बीज है यानी कि उत्तम बीज जो है, क्वालिटी सीड। क्वालिटी का क्या होता है, एक होती है क्वांटिटी और एक होती है क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा कोई भी चीज़ की। जैसे कि हमने पानी लिया है 2 लीटर, तो वो क्या है, उसकी क्वालिटी थोड़ी है, क्वांटिटी है हमने, यानी कि क्वांटिटी का मतलब मात्रा कितनी ली है, 2 लीटर ली है, तो वो तो है उसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा।
क्वालिटी की बात करें, हम मार्केट जाते हैं जब कोई चीज़ परचेज करने के लिए, शॉपिंग के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ दिखाना। मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो लोग जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हों जो कि अच्छे हों, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे बीज जिनकी जो क्वालिटी सीड हो, तो उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो शुद्ध बीज जिनकी अंकुरण क्षमता अधिक हो, यानी कि जर्मिनेशन क्षमता अधिक हो। अंकुरण क्षमता क्या होती है? अंकुरण क्षमता का मतलब ये है कि मान लो हमने खेत के अंदर 100 बीजों को लगाया है, ठीक है, तो उनमें से कितने बीजों से प्लांट जर्मिनेट हो रहे हैं, वो क्या है, उसकी अंकुरण क्षमता है। मान लो उन 100 में से 95 जो प्लांट है वो क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए, तो ये तो बहुत ही अच्छी है इसकी अंकुरण क्षमता, तो इस बीज की अंकुरण क्षमता। और मान लो हमने 100 बीज लगाए थे और इसके क्या हुए, 60 बीज जो हैं वो जर्मिनेट हुए, तो ये अंकुरण क्षमता अच्छी है? नहीं है ना, ये अच्छी लो क्वालिटी की है। तो यही होती है अंकुरण क्षमता, यानी कि हम टोटल कितने प्लांट लगाते हैं और उनमें से कितने प्लांट ग्रो हो पाते हैं, ये उस वैरायटी की, उस बीज की अंकुरण क्षमता होती है। तो ये क्या होनी चाहिए, ये अधिक होनी चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी के बीज के लिए, एक अच्छी गुण वाले बीज में ये एक विशेषता होती है कि उसकी जो अंकुरण क्षमता होती है ना, वो ज़्यादा होती है। तथा जो बीमारी, कीड़े, खरपतवार बीज, अन्य फसलों के बीज अक्रिय पदार्थों से मुक्त हो, इन बीजों को सॉरी यहाँ पे गुण बीज था, इन बीजों को क्या बोला जाता है, गुण वाले बीज कहते हैं। यानी कि जिनके अंदर क्या हो, खरपतवारों के बीज मिक्सअप ना हो। कई बार हम मार्केट से जो पॉलीथीन लेके आते हैं, जो पैकिंग लेके आते हैं, उसके ऊपर देखना अलग अलग लिखा होता है कि इसकी जर्मिनेशन परसेंटेज इतनी है, इसकी जेनेटिक प्योरिटी इतनी है, सब चीज़ें अलग अलग मेंशन होती है। तो ये बोल रहा है कि जो बीज हम लेके आएंगे ना, वो उसमें कोई प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। और जब भी उसमें बाय चांस कभी थोड़ी बहुत बीमारी लगे, मान लो सॉइल के थ्रू, कोई और एजेंट के थ्रू उसमें लग जाती है बीमारी, तो वो उसके लिए क्या हो, रेजिस्टेंस हो पूरी तरह से, ओके, यानी उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इस प्रकार का बीज होना चाहिए। वो क्या होता है, एक अच्छी क्वालिटी का या फिर प्योर सीड होता है, ओके। यही चीज़ मैंने यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन की है। सेकंड बात करते हैं कि अच्छे बीज या गुणवत्ता वाले बीजों के गुणधर्म, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए एक अच्छे बीज और क्वालिटी सीड के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो जो गुण होने चाहिए वो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है कि अच्छी क्वालिटी वाले बीजों के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। फर्स्ट हम बात करते हैं बीजों की भौतिक शुद्धता, यानी कि फिजिकल प्योरिटी के बारे में। फिजिकल प्योरिटी क्या होती है? फिजिकल प्योरिटी में ये होता है कि मान लो हमारे पास गेहूं के बीज है, हमें गेहूं की फसल को ही ग्रो करना है, हमें जो है गेहूं की फसल को अपने फील्ड के अंदर ग्रो करना है, तो हम क्या करेंगे, ओनली हमारे पास वीट के प्योर सीड होने चाहिए। अब प्योर सीड का क्या मतलब है कि उसके अंदर ऐसे नहीं हो कि एक आध जो बीज है वो सरसों का है या फिर तिल का या फिर कोई अदर क्रॉप का है, जैसे ऐसा कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर बीच में कोई भी सीड है और कोई भी सीड है। तो इससे क्या होगा कि जब हम उस फसल को, इस बीज को हम वहाँ पे ग्रो करेंगे तो बीच में दूसरी फसल के बीज निकल आएंगे। तो फिर जब हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे और उसे जब निकालेंगे तो वो जो उत्पादन होगा उससे हमें कोई बेनिफिट होने वाला है क्या? उससे तो हमें कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, बिकॉज ऐसे सीड्स को कौन परचेज करेगा, मिक्सअप होगा, हम उसको एक एक करके अलग थोड़ी ना करेंगे। और फिर उनकी कटाई का टाइम भी अलग अलग होगा, कोई कभी पकेगा तो किसका मैच्योरिटी टाइम अलग होगा। तो ये बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी ना हो कि हम जो पैकिंग लेके आ रहे हैं या फिर हम जो सीड सोन कर रहे हैं उसके अंदर क्या हो, कंकड़ पत्थर भरे हों उस पॉलीथीन के अंदर, ओके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और कोई भी खरपतवार के बीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसे यानी प्लांट के बीज नहीं होनी चाहिए जो कि हमारी प्योर सीड प्योर क्रॉप से अलग हो। मान लो हमें वीट की ग्रो करनी है तो वीट के ही बीज होने चाहिए और किसी भी क्रॉप का वीट नहीं होना चाहिए। अगर और किसी भी क्रॉप का सीड होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो भी हमारे लिए वीड ही है, ठीक है, खरपतवार का मतलब यही है। तो इस स्लाइड में समझ आ गया फिजिकल प्योरिटी क्या होती है, यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। ये इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ ताकि जब आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाए ना तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इस चीज़ को पढ़ सको। क्लास में आप देख लेते हो सकता है आपको समझ में आए, कुछ को नहीं समझ में आए, तो मैं भी मानती हूँ इतनी अच्छी नहीं है मेरी एक्सप्लेनेशन, मैंने भी अभी टीचिंग शुरू की है। तो अगर आपको, तो आप इससे भी, स्लाइड से भी क्या है, पढ़ सकते हो।
नेक्स्ट सेकंड नंबर की बात करेंगे कि बीज की आनुवंशिक और जातीय शुद्धता, यानी कि जेनेटिक और वैरायटी एंड प्योरिटी की बात करेंगे। जो वैरायटीज रिलीज की जाती है उनकी प्योरिटी के बारे में, और जेनेटिक यानी आनुवंशिक जो प्योरिटी है वो तो फिजिकल प्योरिटी थी जिसे हम बाहरी रूप से देख सकती हैं। अगर कोई और बीज है उस, यानी हम जो बीज लेके आए हैं, मान लो हम वीट का बीज लेके आए हैं, गेहूं का, उसके अंदर सरसों का बीज है, तो हम देख सकते हैं कि हाँ भाई ये रहा सरसों का बीज है, वो होती है फिजिकल प्योरिटी। ओके, लेकिन आनुवंशिक जेनेटिक प्योरिटी का मतलब क्या है? मान लो एक गेहूं का दाना है तो उसके अंदर ये जो वैरायटी है जो ये मैं बना रही हूँ, मान लो ये कोई वैरायटी है, और इस वैरायटी के अंदर क्या है, विल्ट जो है, विल्ट रोग जल्दी अफेक्टेड कर देता है इस वैरायटी को। तो ये क्या है, इसकी जेनेटिक प्योरिटी के अंदर ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये होती है जेनेटिक प्योरिटी। इसे आप देख के बता सकते हो इस वीट को कि हाँ भाई ये तो ऐसा निकलेगा, नहीं बता सकते ना हम। ये होती है जेनेटिक प्योरिटी, यानी कि आनुवंशिक रूप से जो गुण होते हैं उनके बारे में। तो बीज बिल्कुल अपनी जाति के अनुरूप, यानी कि ट्रू टू द टाइप होना चाहिए, ठीक है। जैसे उसकी जाति है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि एक ही फसल के दो किस्मों के बीज आपस में मिले हुए हैं एवं उन्हें खेत में बोया गया है तो इस किस्म की बुवाई का समय, पकने का समय, खाद, फर्टिलाइजर जितनी भी उनका समय अलग होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लो ये गेहूं की 1482 किस्म है और ये सोनालिका किस्म है, ठीक है। मान लो कि सोनालिका के पकाई का टाइम कितना है, 150 दिन है, एग्जाम्पल है ये, और इसका मान लो कि 120 दिन है, ठीक है। तो ये तो 120 दिन बाद क्या होगी, मैच्योर हो जाएगी कटाई के लिए। ये वाली जो है ये तो तैयार हो जाएगी ना, 1482 जो है ये कटाई के लिए तैयार है, पूरी तरह से हार्वेस्ट हो चुकी है। लेकिन ये क्या है, ये 30 दिन बाद क्या होगी, कटाई के लिए तैयार होगी। अब हमने ये सोचा कि है तो दोनों गेहूं की किस्म, बीज तो एक जैसे सिमिलर दिखाई देंगे ना गेहूं के, तो हम सोचेंगे वैरायटी से क्या होता है, हमने सोन कर दिया तो अब ये 150 दिन के बाद पकेगी और ये 120 दिन के बाद। तो बीच में डिफरेंस कितने दिन का रहता है, 30 दिन का, यानी पूरे एक मंथ का डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में। तो ये 120 दिन में ही पक के तैयार होगी, ये 150 में, तो यानी इसके बीच में जो 30 दिन अभी रही है तो उसमें ये क्रॉप जो है इसके बीज तो क्या होंगे, अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या होगा, लॉस होगा ना। अलग अलग है दोनों की मैच्योरिटी टाइम। अब इसे मान लो कि जो खरपतवार मैनेजमेंट है इसका 30 दिन बाद ही करना पड़ता है और इसका मान लो 50 दिन बाद करना पड़ता है, तो अलग अलग थोड़ी ना करेंगे हम, उसमें कितना टाइम लगता है, कितना इन्वेस्ट होता है। मान लो इसे जो फर्टिलाइजर है, जो खाद है, इसे 20 दिन बाद ही नेसेसरी होती है दूसरी डोज देनी, ठीक है, यानी इरिगेशन, और इसकी अलग अलग है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि एक ही क्रॉप है, मान लो उसकी दो अलग अलग जाति है, यानी कि दो अलग अलग वैरायटी है, उन दोनों को हम सेम फील्ड में एक साथ एक ही जगह पे ग्रो कर देंगे तो भी हमें नुकसान होने वाला है, वो उसकी वैरायटी एंड प्योरिटी नहीं है। मतलब वैरायटी एंड प्योरिटी होना भी जरूरी है एक अच्छी किस्म के बीज के अंदर, ठीक है। ये वाला आपको समझ में आ गया। फिर हम थर्ड की बात करते हैं कि बीज के रंग और उसके आकार के बेस पे, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी इन सीड कलर, शेप एंड साइज, ठीक है। तो क्या है, जो पौधे छोटे बीजों से निकलती हैं वे कमजोर होती हैं एवं आगे उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था में ऐसे पौधे कमजोर होते हैं क्योंकि छोटे बीजों में बड़े बीजों की तुलना में ज्यादा भोज्य पदार्थ संचित होता है। जैसे कि मान लो सरसों जो है उसका बीज कितना होता है, आप सबने देखा होगा, बिल्कुल छोटा सा होता है। उसे कभी आप है ना हाथ के बीच में लेके और उसे दबा के देखना, वो जल्दी क्या होगा, क्रैक हो जाएगा। और जो वीट है उसके बीज को भी आप एक लेके देखना और हाथ में ट्राई करना, वो क्रैक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। ओके, तो ये यही बात कहना चाह रहा है कि उसके बेस पे भी हम उसकी प्योरिटी का ये चीज़ हम देखेंगे कि वो एक अच्छी क्वालिटी का सीड है या नहीं है। तो कुछ बीज जो है ना वो क्या होते हैं, कमज़ोर भी निकलते हैं। यानी एक बार कभी भी देख लेना, कोई भी फसल हम जब ग्रो करते हैं तो सभी बीज सही नहीं होते, ठीक है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि या तो शेप में थोड़े बहुत अलग होंगे या फिर एक साइड से हाफ होंगे, हाफ पार्ट होगा ही नहीं उनका। यानी कि कुछ सीड जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उनको जब हम नेक्स्ट टाइम फील्ड के अंदर ग्रो करते हैं ना दूसरे सीजन के अंदर, तो वो क्या करते हैं, न्यू प्लांट भी जर्मिनेट नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उत्तम बीज के गुण नहीं है ये, ठीक है। तो यानी कि अगर वो ऐसा नहीं है, मान लो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही है, तो ये क्या है, एक उत्तम बीज के गुण है। फिर बात करते हैं बीज की नमी की उपयुक्त मात्रा।
अब आपको पता होगा जितनी खाद्य फसलें हैं, सीरियल्स क्रॉप है, उनकी नमी की मात्रा कितनी रखते हैं, उनकी 10 से लेके 12% भंडारण के समय, यानी जब हम उन्हें स्टोर करके रखते हैं ना तो 10 से 12% मॉइस्चर होनी चाहिए। और जो पल्सेस क्रॉप हैं, जो दाल वाली फसलें हैं, उनमें 8 से 10 के अराउंड होनी चाहिए जो नमी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ऑयल क्रॉप की भी यही रहती है 7 से 9 के अराउंड, इससे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। तो बीजों में उपस्थित नमी की मात्रा व अंकुरण का सीधा संबंध है। यदि बीज ज़्यादा सूखे हैं तो बीज का एम्ब्रियो जो है वो मर जाता है, ठीक है। यानी कि मान लो बीज को हमने ज़्यादा सुखा दिया, सीरियल्स मान लो एग्जाम्पल लो, सीरियल्स में किसका एग्जाम्पल लेंगे, वीट का एग्जाम्पल लो, गेहूं का। हमने गेहूं को ज़्यादा सुखा दिया जितना उसे नहीं सुखाना था, हमने इसके अंदर मॉइस्चर कितनी रखी, मान लो 6 से 7%, इसकी हाफ कर दी, इतनी मॉइस्चर रखी है, तो उससे क्या होगा, न्यू प्लांट जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो नमी की मात्रा है ना मॉइस्चर की, वो तो बहुत ही कम हो गई, जिससे इसका एम्ब्रियो जो था वो क्या है, मर गया, डेड हो गया। तो इससे क्या होता है कि नमी की मात्रा अगर जितनी रिक्वायर है उतनी ही होनी चाहिए। और अगर मान लो हमने क्या किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने ये कर दिया कि इसके अंदर हम सोचते हैं कि 20 से 25 रख देती है, इसका मॉइस्चर तो क्या होगा, ज़्यादा कम नहीं होने देना ना, ज़्यादा कर लो, तो ये चीज़ भी गलत है, ऐसे भी नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा करने से भी पता है कि क्या होता है कि स्टोरेज ग्रेन पेस्ट होते हैं ना वो लग जाती हैं। अगर नमी ज़्यादा होगी तो जब हम इन्हें भंडारित करके रखते हैं ना तो उस टाइम भी क्या होगा, जो स्टोरेज जैसे कि खपरा वगैरह ये है ना, ये लग जाती हैं इनके अंदर, ठीक है, इल्ली वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती है, इनमें लग जाती है, जिससे पूरी फसल खत्म हो जाती है। तो यही चीज़ इसने देखो यहाँ पे बताई है कि 8 से 13% के अराउंड, और सब्जियों में कितनी रहनी चाहिए, 7 से 9%। ये अलग अलग डोज इनकी मात्रा रहती है सबकी। फिर हम 5th नंबर पॉइंट की बात करेंगे, बीज परिपक्व हो, यानी कि सीड शुड बी वेल मैच्योर्ड, बीज पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए। मान लो हमने जब फसल ग्रो की उसके बाद में बीज जैसे ही वो हार्वेस्ट होने के लिए हाफ तैयार हुई थी, तभी हमने क्या कर लिया, उसे निकाल लिया फील्ड से और फिर उसे स्टोर कर लिया, तो वो बीज कोई काम का नहीं रहेगा, बिकॉज वो नेक्स्ट टाइम ना ही तो नेक्स्ट सीजन में हम उसे ग्रो कर पाएंगे। पहली बात तो उसमें कोई पेस्ट या फिर डिजीज लग जाएगी, और दूसरी बात अगर तब भी वो बचा रह गया तो भी क्या होगा कि वो न्यू प्लांट जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो तो खुद ही मैच्योर नहीं है, अभी पूरी तरह से परिपक्व ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही हमने उसे निकाल लिया। तो ये एक अच्छी क्वालिटी के सीड का गुण बिल्कुल नहीं है। बीज की अच्छी गुणवत्ता पाने के लिए फसल के दाने कड़े होने के बाद काटना चाहिए, ना कि दूध भरने की अवस्था में अथवा जब दाने पूर्ण कड़े न हो पाए, ठीक है। तो यही चीज़ इसने बताई है कि उस स्टेज में नहीं उसे कट करना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए जब वो अनमैच्योर हो, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ हो, ठीक है। फिर 6 नंबर की बात करते हैं कि बीज में अच्छी अंकुरण क्षमता हो। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, इसकी एक टेबल भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी कि कौन से बीज की अंकुरण क्षमता कितनी होती है। आपकी जो कपास है ना उसमें कम होती है 65%। ये आपके सुपरवाइजर में क्वेश्चन में आया भी हुआ है कि कपास की अंकुरण क्षमता कितनी होती है, तो 65% होती है। मतलब कि मान लो हम अगर 100 बीज कपास के ग्रो करेंगे ना तो उनमें से 65 बीज जो है ना वही ग्रो हो पाएंगे, बाकी प्लांट जो है वो ग्रो नहीं होंगे। तो इसका अंकुरण परसेंट अच्छा है क्या? नहीं है ना, यानी कि लो क्वालिटी का है। तो कुछ का 95 तक भी होता है। तो ये इसकी एक टेबल है, वो आपसे पूछता है अलग अलग, किसी का भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है हर बार कपास का ही पूछे। तो वो टेबल मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं जर्मिनेशन परसेंटेज। मैंने आपको बता दिया कि मान लो 100 बीज हमने ग्रो किए, उनमें से कितने सीड जो है वो ग्रो होती हैं। मान लो 1000 बीज कितने भी लो, यानी हमने जितने ग्रो किए हैं उसमें से कितने ग्रो होती हैं, वो होता है जर्मिनेशन परसेंटेज, यानी कि जर्मिनेट कितनी होती हैं। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूछे जाती हैं। फिर है बीज जीवित हो, यानी कि विएबिलिटी। और आपको पता होगा विएबिलिटी के लिए एक टेस्ट किया जाता है, टेट्राजोलियम टेस्ट, जो कि मैंने एक क्विज में भी करवाया था आपको। तो बीज को अंकुरित होने के लिए बीज का जीवित रहना आवश्यक है। ओके, बीज का जीवित रहना आवश्यक है। मान लो कि लॉन्ग टाइम तक हम उसी एक सीड को ग्रो कर रहे हैं, फिर वहां से हम क्रॉप की जो ईल्ड है उसे निकाली, फिर नेक्स्ट टाइम उसी को ग्रो कर दिया, तो कई सीड ऐसे होते हैं जिनकी जीवन क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है।
विएबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। यानी विएबिलिटी खत्म होने का क्या मतलब है, वो अदृश्य नहीं हो जाते। विएबिलिटी खत्म होने का मतलब है कि वो नए प्लांट को जर्मिनेट करने की जो कैपेसिटी होती है ना, उसे पूरी तरह से खो देते हैं। उनके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं रहता कि जिससे कि वो एक नए प्लांट को पैदा कर सके, एक नए प्लांट को जर्मिनेट कर सके। ठीक है, तो ये गुण होना चाहिए अच्छी क्वालिटी वाले बीज के अंदर कि वो जीवित हो। फिर बात करते हैं बीज रोग रहित हो। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीज जो है वो रोग रहित हो। सीड के अंदर कोई भी, आपको पता होगा कि जो बीज जो है ना उससे जनित भी रोग होते हैं। ऐसे बोलते हैं ना सीड बोर्न रोग है, यानी कि बीज जनित रोग है। यानी कुछ बार ऐसा होता है कई बार कि मान लो हमने ज़्यादा मॉइस्चर पे या फिर बहुत कम मॉइस्चर पे उनको स्टोरेज कर दिया, तो वहाँ भी कोई इंसेक्ट लग सकते हैं, इंसेक्ट पेस्ट जैसे कि खपरा वगैरह ये। और मान लो कि फील्ड से ही लगा था कोई इंसेक्ट और हमने क्या किया कि उसे निकाल के और स्टोरेज के बीच जितने भी बीज रखे थे उनके बीच में वो बीज भी तो होंगे ना जो इफेक्टेड है, तो वो सभी बीजों को खराब कर देंगे। ओके, तो ऐसा बीज भी नहीं होना चाहिए जो जिसमें कि कोई भी प्रकार का रोग हो, रोग रहित होना चाहिए। ओके, यही बात इसने बोली है कि बीज जनित रोग भी बोलती हैं। कौन कौन से इनके उदाहरण देख लो। गेहूं और जौ का जो लूज स्मट होता है ना, अनावर्त कंड, वो किसके द्वारा फैलता है, बीज के द्वारा ही फैलता है। ओके, तो उसके बाद में 9 नंबर की बात करेंगे, बीज सुसुप्ता न हो, यानी कि डोरमेंट ना हो, डोरमेंसी नहीं हो। कभी कभी बीजों को अंकुरण के लिए सामान्यतः अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बावजूद भी बीज अंकुरण नहीं होते हैं। कि मान लो खरीफ की कोई क्रॉप है, उसे हमने खरीफ के अंदर ग्रो किया है और फिर भी वो क्या है कि जर्मिनेट नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो डोरमेंसी के अंदर जा चुकी है, उसकी डोरमेंट स्टेज चल रही है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बीज डोरमेंसी अवस्था में गया हो। ओके, फिर हम बीजों के प्रकार की बात करते हैं। ये आपसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कलर पूछा जाता है कि इसके टैग का कलर क्या होता है और इसकी प्योरिटी का परसेंटेज कितना होता है, जेनेटिक प्योरिटी का परसेंटेज कितना होता है, और इस सीड को कौन सी कंपनी लॉन्च करती है, या फिर ये जो बीज है ये कौन से बीजों से बने होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो टाइप ऑफ सीड्स की बात करेंगे, बीज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है बीज विकसित किए जाती हैं और इनका परीक्षण किया जाता है। यानी कि पहले जो बीज है उनको क्या करती हैं, लैब के अंदर रिसर्च किया जाता है अच्छी तरह से। फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड एरिया के अंदर कोई भी फील्ड का टुकड़ा ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, कोई खेत की थोड़ी सी जगह के अंदर ट्रायल करके देखते हैं कि यहाँ ये बीज सही है या नहीं, बिकॉज आगे किसानों को भी तो देना होता है ना वो वाला बीज। तो ये प्रोसीजर पूरा लंबा चलता है, इसमें देखेंगे। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, फर्स्ट होता है नाभिकीय बीज जिसे न्यूक्लियस सीड बोलते हैं, सेकंड है प्रजनक बीज जिसे ब्रीडर सीड बोलते हैं, थर्ड है आधार बीज जिसे फाउंडेशन सीड बोलते हैं, फोर्थ है प्रमाणित बीज और फिफ्थ है सत्य रूप जिसे ट्रूथफुल सीड बोला जाता है। ये बहुत कम जगह पे लिखा होता है, फिर भी मैंने लिख दिया, ये किसान खुद ही लॉन्च करते हैं। ओके, और मेन आपके यही है न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो फर्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियस सीड की कि जो नाभिक बीज है, नाभिकीय बीज क्या होते हैं। पादप प्रजनक द्वारा जब मूल बीज यानी कि ओरिजिनल सीड पहली बार विकसित किया जाता है, याद रखना ये पहला बीज है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसी सीड से, न्यूक्लियस सीड से लेके ही आगे सर्टिफाइड तक, प्रमाणित बीज तक पूरा प्रोसीजर चलेगा। अगर आपसे पूछा जाए ना कि पहला ही पहला बीज कौन सा है, तो कौन सा है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद यानी कि नाभिकीय के बाद बनता है प्रजनक बीज, नाभिकीय बीज से ही बनता है प्रजनक बीज। तो सबसे पहले कौन सा बीज बनाया जाता है, या फिर सबसे पहले सर्च करके जो बीज बनाया जाता है उसे बोलते हैं नाभिकीय। फिर इस नाभिकीय में सुधार करते 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 एंड में क्या बनाया जाता है, सर्टिफाइड सीड बनाया जाता है। तो नाभिकीय बीज में क्या होता है, ये मूल बीज होता है और पहली बार विकसित किया जाता है। और इसकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी जो अनुवांशिक यानी कि जेनेटिकली और जो फिजिकली प्योरिटी होती है, मैंने ऊपर आपको बताया था जेनेटिकली और फिजिकली प्योरिटी क्या होती है। तो फिजिकली तो मान लो कि उसके अंदर कंकड़ पत्थर है या फिर और कोई फसल के बीज है, वो तो फिजिकल प्योरिटी होगी, यानी कि भौतिक शुद्धता है आपकी, ठीक है। और अनुवांशिक शुद्धता क्या होती है, मान लो कोई डिजीज वगैरह लगी हुई है उसके अंदर, वो सब चीजें अनुवांशिक अशुद्धता है। उसकी अगर शुद्धता की बात करें तो मान लो कि वो कोई एक स्पेशल डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस है, या फिर उसके अंदर जितने भी गुण हैं वो सब क्या है, अनुवांशिक गुण है, जो हम आंखों से नहीं देख सकते,
बट सर्च में ही नहीं पता किया जाता है। तो इसकी ये जो प्योरिटी रहती है कितनी रहती है, 100% रहती है। ओके, कितनी, 100% रहती है। ये पूछा जाता है कि जो अनुवांशिक और भौतिक जो आपकी शुद्धता है वो कौन से बीज की सबसे ज्यादा रहती है, तो कौन से की, नाभिकीय या फिर न्यूक्लियस बीज की सबसे ज्यादा रहती है। यही मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। सेकंड बात करेंगे प्रजनक बीज की। तो प्रजनक क्या है, ब्रीडर सीड होती है, इस टाइप का होता है। ये देखो टैग होता है, ये इस टाइप का लेबल लगा होता है, ये होती है लेबल। ओके, तो ये टैग लगा होता है, ये टैग लगा होता है पॉलीथीन के ऊपर। जो हम पैकेज लेके आते हैं उस पैकेज के ऊपर ये वाला जो टैग है ये लगा होता है। तो इस टैग का कलर क्या होता है, गोल्डन येलो। ये देखो गोल्डन येलो होता है। डायग्राम इसीलिए मेंशन किया ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। इसके ऊपर देखो क्या लिखा जाता है, लेबल नंबर, क्रॉप का नाम, उसकी वैरायटी और सीड की कौन सी क्लास है और कौन से लॉट नंबर में ये सोन की गई थी और डेट क्या है टेस्ट की, प्योर सीड है या फिर इसके अंदर जो इनर्ट मैटर है वो कितना है, इसकी जर्मिनेशन प्योरिटी कितनी है, ये सब चीजें इसके ऊपर लिखी जाती है। तो फिर हम बात करेंगे प्रजनक बीज होते क्या हैं। तो प्रजनक बीज को किससे तैयार किया जाता है, नाभिकीय बीजों से, यानी कि न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड को तैयार किया जाता है। और तैयार कौन करता है, प्रजनक, यानी कि ब्रीडर जो होते हैं, ठीक है, जो बीज को तैयार करती हैं वो क्या करते हैं, इसकी देखभाल करती हैं और इसकी पैदावार करती हैं। और वे क्या करती हैं, इसकी जो उच्च आनुवंशिक मान वाले बीज होते हैं और जिनकी मात्रा कम होती है और ये बहुत ही महंगे होते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं, ब्रीडर सीड होते हैं। इनकी भी आनुवंशिक शुद्धता जो होती है ना वो 100% होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी होती है, 100%। फिर हम बात करेंगे आधार बीज की, फाउंडेशन सीड की। फाउंडेशन सीड का कलर देखो वाइट कलर होता है, बिल्कुल सफेद रंग का होता है। इसका जो टैग होता है वो वाइट कलर का होता है। प्रजनक बीज से उत्पादित बीज आधार बीज कहलाते हैं। ये किससे यानी कि ये किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, किससे उत्पन्न किए जाते हैं, जो प्रजनक बीज अपनी है ना ब्रीडर सीड 2 नंबर वाला, उससे इन्हें बनाया जाता है आधार बीज को। इस बीजों में विशेष स्टैंडर्ड के अनुसार आनुवंशिक गुण एवं शुद्धता सदैव बनी रहती है। जो बीज किसी संस्थान विशेष, ये बीज पता है किसके द्वारा, आपने ब्रीडर का तो पढ़ लिया, ब्रीडर तो क्या है, जो ब्रीडर्स होते हैं वो बनाते हैं साइंटिस्ट। और इसके बाद में बात करते हैं कि आधार बीज जो है उसे कौन बनाता है, तो राष्ट्रीय बीज परियोजना यानी कि NSP जो है, और जो राज्य बीज निगम है और जो राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, वो क्या करती है, फाउंडेशन सीड बनाती है। उन्हें ब्रीडर सीड दिया जाता है, वो ब्रीडर सीड से क्या बनाते हैं, फाउंडेशन सीड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बीज उत्पादन प्रक्रिया के दौरान फसल निरीक्षण, अवांछित एवं खरपतवारों के पौधों को निकाल कर आइसोलेशन यानी कि पृथक्करण, दूरी आदि प्रक्रियाओं की को सख्ती से अपनाया जाता है। इसकी भी एक टेबल है, अलग अलग इनकी क्या होती है, पृथक्करण दूरी होती है। सर्टिफाइड सीड के लिए अलग होती है और इसके आधार सीड के लिए अलग होती है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे ना वो मैंने अलग से कर लिए, ताकि आपको एक ही क्लास में देखना पड़े, बारी बारी से अलग अलग क्लासों में नहीं देखना पड़े। तो सीड टैग क्या है, व्हाइट कलर का होता है। इसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है, 98%। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है, 98%। फिर बात करें सर्टिफाइड सीड की, इसका टैग क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का टैग होता है। और यह किससे बनाई जाती हैं, ये पंजीकृत सीड से और आधार बीज से, दोनों से ही बनाए जाते हैं। पंजीकृत क्या होता है, रजिस्टर्ड सीड होती हैं, और आधार बीज दोनों से, यानी कि आधार बीज से और पंजीकृत बीज दोनों से बनाई जाती हैं। इन्हें सर्टिफाइड सीड कहा जाता है। और इन बीजों का उपयोग कहाँ पे करते हैं, व्यावसायिक कृषि के लिए किया जाता है। व्यावसायिक कृषि कौन सी होती है, यानी कि ये बीज है सर्टिफाइड सीड जो फार्मर को दिया जाता है। कभी भी जब पैकिंग लेके आओ मार्केट से तो उस पर देखना लिखा होगा सर्टिफाइड सीड, यानी कि सर्टिफाइड किया गया है, ठीक है। तो ये किसानों को मिलता है फील्ड के अंदर सोन करने के लिए। ये बीज पर बीज निगम या फिर राज्य के कृषि विश्वविद्यालय या उत्पादक योजना के अंतर्गत किसानों के द्वारा पैदा किए जाते हैं। ओके, और इन बीजों के उत्पादन प्रक्रिया में खेतों का निरीक्षण एवं बीज निरीक्षण के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या रहता है कि देखा जाता है कि इसके आसपास कोई और फसल ना लगी हो। जिस वैरायटी की फसल हमने यहाँ पे ग्रो की है उसी वैरायटी की फसल इसके आसपास के स्लॉट में नहीं लगी होनी चाहिए, आसपास के एरिया में नहीं लगी होनी चाहिए, वरना क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा और पूरी की पूरी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी।
क्योंकि कोई और इसकी स्पीसीज जो है वो रिलीज हो जाएगी। फिर बात करते हैं सत्यरूप बीज की, यानी कि ट्रूथफुल लेबल सीड की। तो ये बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा प्रमाणित नहीं किए जाती हैं, परंतु बीज की भौतिक शुद्धता जो होती है ना और अंकुरण परसेंटेज यानी जर्मिनेशन परसेंटेज के आधार पर विक्रयकर्ता समय किसानों को बीज बेचता है। ओके, ये मैंने पहले ही आपको बताया था ट्रूथफुल लेबल सीड। तो ये वाले हैं, ये पांचों एक बार फिर से देख लो कि इनमें कलर कौन कौन सा रहता है। फर्स्ट था नाभिकीय न्यूक्लियस सीड, सेकंड था ब्रीडर सीड जिसका कलर था गोल्डन येलो, 100% प्योरिटी थी। फाउंडेशन सीड में क्या था, 98% जेनेटिक प्योरिटी थी। सीड का कलर क्या था, इसके ऊपर जो टैग लगता है वो व्हाइट कलर का है, और सर्टिफाइड का क्या है कि ब्लू कलर का टैग रहता है, और इसे जो NSC है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वो क्या करती है, इसे रिलीज करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए फ्री क्लासेस लॉन्च कर रही हूँ, सभी जितनी भी क्लासेस हैं। जैसे ही 500 मेंबर हो जाएंगे यहाँ पे तो मैं जीके की क्लासेस भी आपके लिए शुरू कर दूंगी, तब तक हम एग्रीकल्चर को कवर कर लेते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।